जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती, हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती, हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती, हौसलों के तू पंख लगा के भर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बेबाक परिंदे सर जी, जी जी जी, आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से बैच स्टार्ट हो रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हमारा चलेगा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D एडवांस के बहुत सारे पोर्शन। फिर आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद फिर हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे। और अरिथमेटिक में हम जो पहले वाला सेक्शन रहता है, जिसमें हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, उसके बाद हम नंबर सिस्टम वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री से इस साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आपका CGL का जो एग्ज़ाम है वो 2021 में कौन से महीने में होना है, और आप सब उसके लिए तैयारी करने लग रहे होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है, उस हिसाब से आपको कड़ी मेहनत रखनी होगी, तब आप अपने सिलेक्शन की तरफ पहुंच पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने के दो तरीके हैं। मैं बस थोड़ी सी देर आपका टाइम लूंगा, उसके बाद फिर सीधा हम कंटेंट पे आ जाएंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना हो तो दो तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। पहली जो स्टेज है तैयारी करने की, वो है कॉन्सेप्चुअल चीजों को जानने की। और दूसरा तरीका है हाउ टू अप्रोच of any question, how to approach any question in exam, any question in exam। मतलब दो तरीके होते हैं सीखने के। पहला तरीका होता है हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली जान लें। दूसरा तरीका होता है कि हम जो चीज़ें जाने हैं, जिनकी हमने प्रैक्टिस की है, पेपर में उन पे हमने कैसे अप्रोच करना है ना। आप ये समझिए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बात समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 32, फिर मैंने लिखा 58, फिर मैंने लिखा 79। ऐसे मैंने कोई डाटा लिख दिया और बताया कि भाई बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है, इनमें से कौन सा सही उत्तर है। और मान लीजिए जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसे करके दे दिया। मैं सिर्फ आपको बात समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो देखिए यार, कॉन्सेप्चुअली तरीका तो ये हो गया जो आप शुरुआत में सीखेंगे कि भाई 32 की 58 से गुना कितना जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसकी 79 से हम मल्टीप्लिकेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं, या किन्हीं भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, कैलकुलेशन कैसे आसान करी जा सकती है, क्यूब कैसे निकाला जाए, क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल तरीका जो टीचर ने आपको पढ़ाना है और जो आपने पढ़ना है। दूसरा तरीका है कि हमें ये चीज कॉन्सेप्चुअली आती भी और हमने, या आप इस सवाल पे फोकस मत रहिए, मैं तो कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा और आपको वो कॉन्सेप्चुअली आपके टीचर ने भी पढ़ा रखी है और आपको वो चीजें आती हैं, और मान लीजिए आप उस चीज को 20 सेकंड में पेपर में कर दे रहे हैं,
उस क्वेश्चन को और बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। दूसरा तरीका है कि हमें कॉन्सेप्चुअली आती हैं, चीजें आती हैं, फिर भी हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ये डिपेंड करता है आपकी दूसरी थॉट के ऊपर, क्योंकि आपको वहां करके तो दिखाना नहीं है। कॉन्सेप्चुअल टाइम पे तो आपको करके दिखाना है सवाल किसी को, है ना। पेपर में आपको करके नहीं दिखाना, 4 में से कोई एक सही चीज आपको छांटनी है, या 4 में एक लगभग सही चीज आपको छांटनी होती है। तो वहां पे ये काम आता है कि अप्रोच कैसे तैयार की जाए एग्जाम में क्वेश्चन की, है ना। तो आप चाहे वहां पे यूनिट डिजिट पकड़ के चले जा रहे होंगे, भाई 8 दूनी 16, 6 नीम 54, यूनिट डिजिट 4 केवल यही आ रहा है तो यही मेरा आंसर हो सकता है, या आप डिजिटल सम पकड़ के चले जा रहे होंगे, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट की टेक्निक लगाने लग रहे होंगे, या अरिथमेटिक का कोई फंडा लगा रहे होंगे, या डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे होंगे, हाँ है ना। मतलब क्वेश्चन आना अलग बात है और अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट बात है। लेकिन बात यह आती है कि क्या सिर्फ अप्रोच काम आएगी पेपर में? बिल्कुल भी नहीं। आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली आनी चाहिए, तब आपकी अप्रोच सेट होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि 100 सवाल आते हैं मेरे बच्चे, तो 100 सवालों में लगभग 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अप्रोच बेस ही सोल्व हो जाते हैं, आपको उन्हें डिटेल सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा स्लैब बन गया, 60 से 70% या 80%, अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है, वहां तो चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब बहुत सारी जगह अप्रोच भी तभी आप लगा पाते हैं जब चीजों को आप जानते हैं पहले से कि ये इसके बाद इस तरीके से ये पैटर्न होना है ना। तो बड़ी चीज ये है कि आज के टाइम में तैयारी करते वक्त हमको कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को बहुत गहराई में जानना पड़ेगा, और हमें पेपर में उनको अप्रोच कैसे करना है, इन चीजों को भी हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उस पॉइंट तक पहुंच पा रहे होंगे, है ना। वरना तो हम सिलेक्शन की तरफ जा ही नहीं पा रहे होंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, पहले हमारे जो बैचेस थे कैरियर पे या कहीं पर भी, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली रखा करते थे, और इसके लिए हम एक प्रैक्टिस बैच अलग से लेके आया करते थे। प्रैक्टिस बैच एक अलग से लेके आया करते थे, ठीक है, कि भाई वहां आप अलग से पेमेंट दो और वहां आप सीखो कि सवालों पे अप्रोच कैसे करना होता है। लेकिन फिर कुल मिला के हमें ये एहसास होने लगा कि वो चीज कहीं भी जस्टिस नहीं कर पाएगी स्टूडेंट के साथ। कॉन्सेप्चुअली सिखा दिया और उसके बाद हम कह रहे हैं कि तुम दूसरा बैच ज्वाइन करो, इसलिए अब हम एक ही बैच लेके आ रहे हैं जो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी को, और इसमें हम प्रैक्टिस बैच भी रखेंगे और कॉन्सेप्चुअल बैच भी रखेंगे। तो हमारी शुरुआत जो होगी वो हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल की होगी, उसके बाद फिर हम उसकी प्रैक्टिस आपको देंगे कि आप खुद कैसे कर रहे हैं और उसको कैसे करा जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह ही वो अप्रोच लगे या हर सवाल में अप्रोच लगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं और एग्जामिनर बहुत चतुर होता है कि ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन करता है कि आपका कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा होता, आपको सोल्व करना ही होता है ना। तो हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहां पे अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम ये दोनों चीजें रखेंगे। इसका टाइमिंग 6:30 से 8 होगा, और अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है वो करेंगे। उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिर मेंसुरेशन 2D 3D, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उससे रिलेटेड छोटे छोटे जितने भी सारे टॉपिक है वो सब पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर अरिथमेटिक वाला सेक्शन आएगा, फिर नंबर सिस्टम वाला सेक्शन आएगा, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वाला सेक्शन आएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आपका समय बिल्कुल खराब ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और मात्राओं पे ध्यान नहीं देना, मिति या मिति कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। त्रिकोणमिति अर्थ समझना। देखिए यार दोस्तों, अब हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं, है ना। अप्रोच तो दूरी छोड़ देते हैं, पहले चीजें सीखेंगे तभी अप्रोच लगा पाएंगे। लेकिन जब हम कॉन्सेप्चुअल सीख रहे होते हैं ना, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि हम सीधा उठा के सवालों पे पहुंच जाएं और एक लेवल के क्वेश्चन उठा के पहले ही दिन आपको क्लास में कराना शुरू कर दें, है ना। उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। और मैथ ऐसी चीज है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार मेरा बेसिक कमजोर है या इसका बेसिक बहुत अच्छा है तो तुम धुआं उठा दोगे जिनका बेसिक बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका बेसिक कमजोर है या जिनका बहुत अच्छा है, सारे बराबर ही दौड़ने इस रेस में। इसका कारण ये है कि यहां जितनी भी चीजें पूछी जाती है ना, या कोई हायर मैथ तो पूछा नहीं जाने वाला, आपका वही 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का मैथ पूछा जाना है ना। और वो मैथ ऐसा है जो जब पढ़ना शुरू कर देगा तभी उसके समझ में आ जाएगा,
है ना। तो ये चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन दिमाग में एक चीज सेट रखनी है कि हम शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से ही करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे रेंग रेंग के ही आगे बढ़ेंगे, है ना। जब हमारे पैर मजबूत हो जाएंगे तब भागना शुरू करेंगे, तब अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम बिल्कुल रेंगने वाली स्थिति से काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि यार हम बहुत ही फुद्दू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। शुरुआत फुद्दू से ही होगी, क्योंकि हम हैं ही फुद्दू, उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो आइए मेरे भाई, देखिए यार, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति, है ना। तीन कोणों वाली फिगर की मेजरमेंट, यानी तीन कोण जो होते हैं वो क्या संबंध तैयार करने लग रहे हैं, उन सारे संबंधों का जो अध्ययन होता है ना, वो त्रिकोणमिति कहलाता है। देखो यार, कोई भी चीज बनी होगी तो उसकी शुरुआत हमेशा किसी ना किसी चीज के मानने से ही हुई होगी, कि यार हम मान लेते हैं चल ये है, उसके बाद वहां से शुरुआत हुई होगी, और वहीं उसके बाद ही हमने संबंध धीरे धीरे तैयार करने शुरू किए। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने आप को कहीं देखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है, तो हम हमेशा अपने आप को एक्स एक्सिस पे खड़ा पाते हैं, है ना। हम हमेशा ही अपने आप को एक्स एक्सिस पे खड़ा पाते हैं। ये लाइनें कहीं से आई थोड़ी है, ये हमने शुरुआत में ड्रॉ की, उन्हीं को फिर हमने आगे मान लिया। अब हम कहें कि इसका नाम एक्स एक्सिस क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है। शुरुआत में चीजें कुछ ना कुछ अपनाई, है ना। मेरा नाम क्यों रखा गया, ऐसा आपका नाम क्यों रखा गया, तो हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक सिर्फ अपने ना का ही होगा कि यार कोई ना कोई तो नाम रखना है, चलो ये रख लेते हैं। बाकी पंडित जी ने अपने हिसाब से सोच दिया। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का जन्म भी कुछ ना कुछ मानने से हुआ, है ना, कि कुछ ना कुछ माना होगा और वहीं से चीजें धीरे धीरे पैदा हुई होंगी। क्या माना होगा वो समझिए। लोगों ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि यार हमने कोई त्रिभुज बनाई, ऐसी कोई त्रिभुज बनाई, यानी पहले तो कर ज्योमेट्री ही बनी और उसके बाद ही फिर हमने ट्रायंगल बनाई, और फिर आगे हमने चीजें सोचनी शुरू की और देखा कि यार अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल में लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री हर एक तरीके के एंगल पे लगेगी, राइट एंगल में भी लगेगी और स्केलन में भी लगेगी, ऑब्ट्यूस में भी लगेगी, हर एक तरीके की ट्रायंगल में लगेगी, इक्विलेटरल में भी लगती है। अभी शुरुआत है समझने की। तो यार लोगों ने देखा होगा कि यार अगर हम ऐसी कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और ये कोण 30 डिग्री रख रहे हैं और हमने एक और बहुत बड़ी ट्रायंगल बनाई, वही राइट एंगल बनाई, कोई भी त्रिभुज बना ले, मुझे समझाना है इसलिए मैं कुछ भी मान रहा हूं, तो कुछ तो मानना ही है मुझे। तो लोगों ने देखा कि यार अगर ये 30 डिग्री साइड है और ये साइड 10 है, तो ये 10 √3 निकल रही है और ये 20 निकल के आ रही है, हाँ या ना। ये साइड मान लीजिए 30 है तो ये 30 √3 है, ये 60 है। यानी अगर आप 30, 60 और 30 √3 को लेके कोई समकोण त्रिभुज बना रहे हो जहां ये कोण 30 डिग्री, तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे वहां पे, मतलब हमारे बुजुर्गों ने गौर किया होगा कि यार यहां पे भी इनका रेशियो जो आ रहा है वो 1:√3 आने लग रहा है, और यहां पे भी 30 डिग्री से जो रेशियो है वो 1:√3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने यहां से ये माना कि 30 डिग्री होने से इन साइडों का रेशियो कुछ ना कुछ ये निकलता है, A:B, B:, कोई ना कोई रेशियो आता होगा, कि भाई ये रेशियो निकल के आता होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे समझा कि यार फिर तो हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, और हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां 40 डिग्री ले रहे हैं तो 40 डिग्री पे अगर परपेंडिकुलर बेस का रेशियो A:B है, तो मैं कितनी भी छोटी बनाऊं या कितनी भी बड़ी बनाऊं, हर जगह परपेंडिकुलर बेस की लेंथ का जो रेशियो होगा वो A:B ही दिखाई दे रहा होगा, है ना। ऐसा कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत हुई होगी और ऐसे चीजों को मानना शुरू किया होगा। फिर धीरे धीरे यहां से कोणों को पहचाना होगा। हमने राइट एंगल को ऐसे ही क्यों डिनोट किया, इसी से डिनोट क्यों किया, कोई लॉजिक नहीं, बस हमने कहीं ना कहीं माना होगा, है ना। शुरुआत में माना होगा कि यार ऐसा जब भी दिखाई दे रहा है आपको तो समझ लेना इसका मतलब 90 डिग्री है, कहीं ना कहीं ऐसा माना होगा, और मानने से ही सारी चीजों की शुरुआत हुई होगी। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाने में अगर यहां कामयाब हो पाया कि त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है या ज्योमेट्री की भी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बेसिक चीजों को मानने से ही आगे बढ़ी होगी। ये जो नाम हमने रखे हुए हैं ये तो मानने के बाद की प्रक्रिया है ना। आइए अब आगे आइए मेरे भाई, यहां तक कि मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना। अब आपने देखा कि यार हम छोटी क्लासों से पढ़ने लग रहे हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भाई लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है।
यही तो पढ़ा हमने हमेशा से कि भाई दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्या आदमी ने पैदा होते ही ये फार्मूला खोज दिया था? नहीं, आदमी ने शुरुआत में ऐसे बहुत सारी त्रिभुजें बना बना के देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी फिगरें बना बना के देखी होंगी, और फिर उसको महसूस होने लगा यार ये तो हर बार ऐसा हो रहा है कि इनका स्क्वायर और इनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। तो शुरुआत में चीजें कुछ बनी होंगी, कुछ मानी गई होंगी, और उसके बाद फिर उनपे इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे हुआ होगा रूल का, हाँ है ना। तो ये चीजें हमने शुरुआत से पढ़ी है। अब ये ऐसा नियम क्यों होता है या कैसे प्रूफ करते हैं कि इनका स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है? ये सारा काम ज्योमेट्री का है ना। तो जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां इन नियमों की खोज कर लेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों इक्वल होता है, ठीक है जी। और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, उस लेवल से पढ़ेंगे जिस लेवल से आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और ना किसी ने पढ़ा होगा, कति जीरो से। इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया कि बिल्कुल रेंगते हुए चलेंगे आगे, है ना, ताकि हर कोई समझ पाए। तो हुआ क्या होगा भाई, शुरुआत में आदमी ने कुछ माना और राइट एंगल ट्रायंगल में उसने देखा कि यार वो जहां खड़ा है, अच्छा मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और ये मेरे सामने ये कोई ऐसी चीज है, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी कितनी दूरी है, या मैं ये कहूंगा यार ये कितनी ऊंची है? यही तो कहूंगा ना, कितनी ऊंची है। अरे हाँ है ना, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप यही तो कहेंगे भाई 6 फीट लंबा है या 6 फीट दूर है, दूरी तो नहीं बोलेंगे ना आप, ये क्या कहेंगे 6 फीट लंबा है। तो हुआ यही कि आदमी जहां खड़ा होता है उसके सामने जो चीज दिखाई दे रही होती है उसको वो कहने लग जाता है लंबाई। लंबाई जहां वो खड़ा होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में इसे, पेंडिकुलर नहीं परपेंडिकुलर, समझ गए। और इसको हम आगे से डिनोट कर लिया करेंगे पी से, मेरी बात समझ गए। यानी जहां आदमी खड़ा हुआ है, जहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो अपने सामने वाली चीज को लंबाई कह रहा होगा, और जो उसके साथ होगी जहां वो खड़ा हुआ है वो कहेगा यार मैं किसी आधार पे खड़ा हुआ हूं, किसी बेस पे खड़ा हुआ हूं, तो इसको बोलने लग जाएगा वो आधार, बेस, है ना। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसका नाम कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इसका नाम हाइपोटेन्यूज ही क्यों रखा गया, बस मानी हुई चीजें जो मैंने आपको बताई शुरुआत में, कुछ ना कुछ मानी गई होगी। जिसने खोजा होगा, जिसने दिमाग लड़ाया होगा, उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूज, उसने अपना नाम टेक दिया होगा। तो जहां ऑब्जर्वर खड़ा रहता है ना मेरे भाई, वो अपने सामने वाली चीज को हाइट मानता है, जहां खड़ा हुआ है उस चीज को बेस, और सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेन्यूज मानता है। अब बात आती है कि सवाल में तो वो ये नहीं कहेगा ना कि कहां खड़ा हुआ है, सवाल में तो ये कहेगा कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, तो बताइए अगर ये कोण 40 डिग्री है तो बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है। तो कोण बताने का मतलब ही ये हो गया कि भाई आदमी यहां से देख रहा है और उसकी आंख पे ये कोण बन रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां कोई आदमी है और उसने देखा कि यहां 37 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, लंब क्या हुआ? तो हम क्या कहेंगे भाई इस बार आदमी यहां से देखने लग रहा है, आदमी जहां से देख रहा है उसके सामने वाली चीज हमेशा क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो ये चीज लंब हो गई, जहां वो खड़ा है उस चीज को हम कह देंगे जी आधार, बेस, और इसको हम कह देंगे जी कर्ण, हाइपोटेन्यूज। मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? भाई जो बच्चे जिनको बहुत कुछ आता है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि शुरुआत बिल्कुल धीरे से ही करेंगे और धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये दावा है कि आपके 100 में से 99 नंबर की तैयारी नहीं होगी, 100 में से 100 की ही तैयारी होगी, और एसएससी में आते हैं आसान भी, है ना, बशर्ते आप धीरे धीरे पेशेंस रख के आगे बढ़ते चले जाए। तो मेरे भाई हुआ क्या कि इन्हीं संबंधों को कुछ नाम दिया लोगों ने। क्या नाम दिया कि भाई अगर मान लीजिए इस कोण को नाम मैं थीटा रख लूं, तो थीटा के सामने वाले को मैं कह दूंगा जी लंब, परपेंडिकुलर, इसको मैं कह दूंगा जी बेस, और ये हो गया मेरे भाई मेरा हाइपोटेन्यूज। फिर कहा कि यार अगर मान लीजिए हमको इन दोनों भुजाओं के बीच में कोई संबंध दिखाना हो तो उसको क्या नाम देंगे? तो कोई होगा उसने अपना नाम दे दिया जी, इन दोनों को हम साइन थीटा के नाम से याद रखेंगे, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण को। फिर किसी ने कहा कि यार अगर मान लो इनका उल्टा संबंध दिखाना हो, एच और पी का रिलेशन दिखाना हो, तो उसने कहा जी इसको कोई और नाम दे दो, तो इसका नाम रख दिया जी कोसिकेंट थीटा। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ नाम रखे गए हैं ये।
फिर धीरे धीरे लॉजिक पैदा हुए, लोगों ने सोचा कि यार अब एक बात बताओ, ये पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन पी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हुए, यानी साइन थीटा जो है वो बेसिकली उल्टा होगा किसका, कोसिकेंट थीटा का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1, और ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होंगे। मेरी बात समझ पाए? ऐसे ही फिर किसी ने सोचा यार इन दोनों भुजाओं का नाम रखें, तो ये हो गया कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है जी यहां तक? फिर किसी ने कहा यार अगर एच अपॉन बी का नाम रखना हो, तो उल्टा रखना हो, तो भाई से रख देंगे हम सीकेंट थीटा, हाँ है ना। फिर हमने देखा है यार यहाँ एक बात और भी बन रही है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये भी दोनों उल्टे हुए, यानी कोस थीटा बिल्कुल उल्टा है किसका, सीकेंट थीटा का। तो हम ऐसे भी लिख देंगे कि कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी 1, है ना। फिर धीरे धीरे और आगे संबंध बने, क्या कि अगर इन दोनों भुजाओं में संबंध दिखाना हो, तो इन दोनों भुजाओं में संबंध दिखाना हो तो भाई बनाया कि अगर P और B में रिलेशन दिखाना हो तो इसको नाम रख दो क्या, टेन, तो इसका नाम रख दिया टेन थीटा। फिर बोले जी B अपॉन P में रिलेशन दिखाना हो तो इसका नाम उल्टा रख दिया कोट थीटा। तब आप समझ ही गए कि यार ये उल्टे हैं तो ये भी उल्टे होंगे, यानी टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होने, है ना। तो मतलब पता चला कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 1, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी शुरुआत यहीं से हुई होगी, बिल्कुल जीरो वाली चीजों से। बड़े भाई आगे देखिए जी, पक्का बढ़ा जाए आगे, देखिए। तो फिर किसी ने दिमाग दौड़ाया, अब बेसिक चीजें तो थी यही, उसके बाद ये रिलेशन बना दिया, फिर ये रिलेशन बना दिया, फिर ये रिलेशन बना दिया, फिर इनमें आपस में संबंध तैयार कर दिए, और ये जो रिलेशन बनते चले गए ना, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलने लग गए, है ना। एक ने कहा कि यार मान लो हम यहां पे भी एच से भाग दे दें ऊपर वाली चीज को, और नीचे वाली चीज को भी एच से भाग दे दें, और यहां पे भी एच से भाग दे दें, यहां पे भी एच से भाग दे दें, तो सर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो गया P बाई एच, ये हो गया P बाई एच, और P बाई एच क्या था, साइन थीटा था, P बाई एच था साइन थीटा, और नीचे है B बाई एच, नीचे है B बाई एच, तो B बाई एच आ गया कोस थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, ये है यार B बाई एच, तो B बाई एच क्या है, कोस, और P बाई एच क्या था भाई, साइन, तो इसका मतलब कोट थीटा को हम कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नहीं? आओ तो जी आगे। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल में ये कहूं कि भाई मेरे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो आप मुझे बताइए सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी।
देखिए यार भाई, हमको ये पता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर होगा इस तीसरी भुजा के वर्ग, है ना। तीसरी भुजा की लेंथ x मानोगे तो x के वर्ग के बराबर होगा। तो सोल्व करेंगे तो यार x के बराबर आएगा 3 का और 9, 4 का 16, 16 9 25। तो निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी +-5। लेकिन आप जानते हैं कि भाई भुजा तो माइनस में लेंथ देगी नहीं, लेंथ जो होती है वो माइनस में नहीं होती तो प्लस में ही होगी। तो इसका मतलब सीकेंट थीटा जो होता है, अभी हमने नामकरण रखे थे कि भाई सीकेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, सीकेंट करता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस को, है ना। तो भाई सीकेंट थीटा है तो मतलब थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या है, तो आप कहेंगे थीटा के लिए हाइपोटेनियस है 5 और बेस क्या है जी 4। तो ये वैल्यू आएगी भैया 5/4। फिर है जी कोसिकेंट अल्फा। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई कोसिकेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कोसिकेंट करता है जी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो भाई ये करेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा भाई, सामने वाला। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, तो परपेंडिकुलर हो गया 4, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया 4। और हाइपोटेनियस क्या हुआ भाई मेरे, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी भुजा होती, वो हो गया जी 5। तो जोड़ोगे भाई इनको तो 5 और 5 10/4 कर लोगे, या तो 10/4 कर दो भाई, या फिर काट के लिखना चाहो तो 5/2। क्या मेरी बात समझ पाए, है ना, पक्का, ठीक है। 5/2 हमारी यहां तक बात आ गई। 50/20 लिखो, 5/2 2.5, सभी सारे उत्तर सही है ना भाई, यहां तक ठीक है, बात आ रही समझ। अब थोड़ा आगे आइए और मेरी एक बात समझिए और समझाइए। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। देखिए यूं तो हम किसी को भी निकाल दें, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार ये साइड 4 है और ये साइड 6, बताइए ये साइड क्या होगी। तो कौन ऐसा जो नहीं निकाल पाएगा, है ना। हर कोई ज्योमेट्री पढ़ने के बाद इस नियम को जान लेगा और निकाल देगा कि भाई ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। तो भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर 6 का वर्ग आएगा जी 36 और 4 का वर्ग आएगा 16। घटाओगे सर तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 36 में से 16 आ गया 20, है ना। और 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 5 और 4 का वर्गमूल आएगा जी 2, तो 2√5। इसका मतलब ये वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती, 2√5, है ना मेरे भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, आसानी से निकाल लेंगे, ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जो ना निकाल पाए, हर कोई निकाल लेगा इन वैल्यूज को। सही है जी, गलत है, सही। 5√2 नहीं गधे, 2√5। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक और मैं सवाल देता हूं, मैं कहूं यार ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 3 है, ये वाली लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। आप कहेंगे जी ये भी निकल जाएगी, कैसे, इसका वर्ग माइनस इसका और 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 का वर्ग 1 घटाएंगे 8, 8 को लिख देंगे 4 × 2 तो यानी 2√2। तो ये वैल्यू भी आ गई। तो आपने एक चीज गौर की होगी कि इससे पिछले वाले सवाल में मैंने कहा था कि भाई ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 4, तो ये बताओ, तो हमने निकाल दी थी 5 आई थी, यहां ये आई रूट में, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो भुजाओं की लंबाई आती है वो इंटीजर में आती, पूर्णांक में, वो पूर्णांक में भी आ सकती है ऐसे, या फिर रूट में या पॉइंटों में भी उत्तर आ सकता है। तो जब भी भुजाएं पूर्णांक में आए, जब भी भुजाएं पूर्णांक में आए और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आए, तो उन फॉर्मेट को हम ट्रिपलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रिपलेट बोल देते हैं। ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि ट्रिपलेट का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज की सीधी सीधी भुजाएं, सीधी सीधी जो पूर्णांक में मान दे रही हैं, वो ट्रिपलेट कहलाता है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये कि ऐसी 3 भुजाएं जो सीधी समकोण त्रिभुज बनाती है ना। जैसे मैं कहूं कि 5 6 7, बताओ बेटा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, क्या ये समकोण त्रिभुज बनाती है ना। ज्योमेट्री में पढ़ोगे अब तो, आप जब पढ़ोगे तो अभी तो आप यही कहोगे भाई 2 छोटी भुजाओं का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब देखो जी क्या बड़े वाली की भुजा क्या 49, क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो सर ये राइट एंगल नहीं बना रही। यानी अभी तो हम ऐसे चेक कर रहे हैं, लेकिन पेपर में तो इतना समय नहीं होगा ना कि हम हर एक को चेक करें। तो पेपर के लिए क्या होगा, और आप तो जानते हैं कि यार 1-1 सेकंड बचाना होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका मेरिट है वो धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर जाएगी, कट ऑफ ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो आप भी उससे ऊपर चले जाएं, उसके लिए जरूरी क्या है कि छोटी छोटी टाइम बचा के चलें। तो कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए, पेपर में आ जाए तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है 3 4 5,
3 4 5। अब इसे चेक करना चाहेंगे तो 9 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 चेक कर लें, है ना। लेकिन पेपर में हर बार चेक करेंगे फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा, हर बार चेक करेंगे फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा। तो सबसे बढ़िया और आसान तरीका यह है कि ऐसे जो कुछ रिजल्ट हैं जो सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उनको हम याद ही रख लें परमानेंट, है ना। तो याद रख लेंगे भाई 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है ना, 7 24 25 राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। अब मान लीजिए पेपर में सवाल आया और मैं कहूं कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है जी, मैं कह रहा हूं कि ये है और ये साइड 7 है ये साइड 24 है, तो बताइए ये साइड क्या होगी। तो एक तो तरीका कि इसको निकालने के लिए आप इसका वर्ग करें, 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576, है ना। फिर मैं यहां लिखूं जी 9 6 15, फिर गलती हो गई 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 625, फिर इसका वर्गमूल निकालूं 25। एक तो तरीका ही है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ कुछ रिजल्ट याद कर लें जो अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं, है ना। तो आपने देखा 7 24 25 पढ़ा हुआ तो मतलब ये वाली साइड होगी 25। लेकिन अगर मैं आपको ये सवाल कह दूं कि बताओ बेटा ये साइड 7 है ये 25 है, तो ये वाली लेंथ बताइए क्या होगी, ये वाली लेंथ बताइए क्या होगी। तो आप गलती से ये मत कह देना कि ये लेंथ 24 होगी, क्योंकि यहां ढक्कन वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट का मतलब होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, है ना। और समकोण त्रिभुज में ये दोनों छोटी भुजाएं होंगी और ये बड़ी भुजा होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी होंगी ये छोटी। तो यहां तुक्का मत मार देना 7 24 25 का, यहां तो आपको फिर सोल्व ही करना पड़ेगा, है ना। 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49, फिर आप जोड़ोगे फिर वर्गमूल निकाल के इसका उत्तर लिखोगे, है ना। मैंने अगर मान लीजिए ट्रायंगल में ये दे दिया कि ये साइड है 4 है ये साइड 5 है, तो बताइए ये वाली लेंथ क्या होगी। तो अब 3 मत कह देना इसको ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट तब लगेगा जब ये दोनों छोटी लेंथें सेट हो रही हो छोटी वाली में, है ना। यहां तो सबसे बड़ी भुजा 5 थी, तो 3 और 5 ट्रिपलेट में तो आते हैं, 4 और 5 ट्रिपलेट में तो आते हैं, लेकिन 5 सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, यहां सबसे बड़ी भुजा थोड़ी है। अब तो सोल्व करना पड़ेगा भाई, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, है ना। सॉरी 25 और 16 41, तो उत्तर आएगा भैया √41, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये साइड ऐसे होती, ये साइड दे देता 5 ये 4, बताओ ये साइड, तो फिर आंख बंद करके लगा देंगे यार 4 5 के साथ 3 ट्रिपलेट बनाता है, सबसे बड़ी भुजा 5 होगी तो ये साइड 3 होगी, आंख बंद कर, हाँ है ना। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कत्ती धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़े आगे। आइए, तो बहुत सारे ट्रिपलेट हैं यार, कितने याद रखोगे, लेकिन कुछ कुछ तो आपको याद रखने ही चाहिए। मैं कुछ को लिखवाता हूं, फिर उनमें कुछ स्टैंडर्ड है जो आप याद रख सकते हैं। जैसे ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट की लिस्ट आपके लिए लिखी, आप देखना इसमें सही क्या है गलत क्या है। जैसे 3 4 5, इसका मतलब जब भी आपको ये दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइए कि ट्रिपलेट बना रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहा है। यानी जब भी आएगा पेपर में तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, खटाखट आप आंसर निकाल देंगे कि हाँ 3 4 5 ट्रिपलेट है। अच्छा 3 4 5 तो है ही मेरे भाई ट्रिपलेट, 3 4 5 तो है ही ट्रिपलेट, इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। इसका मल्टीपल 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, ये भी ट्रिपलेट है। इसका 3 गुना करेंगे तो 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। इसका 4 गुना करेंगे तो 12 16 20, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। इसका 5 गुना करेंगे तो 15 20 25, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। इसका 6 गुना करेंगे तो 18 24 30, ये भी ट्रिपलेट बनाता है, हाँ है ना। यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई बेसिक तो यही है, बाकी तो सारे इसके मल्टीपल हैं, बाकी सारे इसके मल्टीपल हैं। जैसे मान लीजिए पेपर में सवाल आ गया कि ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ये जो दो भुजाएं 24 और 30 है, बताओ जी ये कितनी। अब आप कहोगे इतने सारे थोड़ी याद रखेंगे, ये भी याद रखें फिर इनके मल्टीपल भी याद रखें, ऐसा तो होगा काम। तो आपको घबराना नहीं, आपको क्या करना है, इनका रेशियो देखना चेक करके, अटरे कि भाई 6 5 30 और 6 चौक 24, आपने देखा क्या ये रेशियो आ रहा है 4 5, है ना। तो 4 5 बना रहा है, तो इसका मतलब 4 5, तो ये साइड क्या निकल के आ रही होगी रेशियो में 3, है ना। तो हम इसका कितना गुना कर रहे हैं 6 गुना, इसका भी कितना गुना 6 गुना, तो भाई 3 का भी 6 गुना, यानी ये साइड की लेंथ होगी कितनी 18, पक्का कितनी होगी भाई 18। अरे हाँ है ना, सही है। आइए आगे, दूसरा अगला है भाई 5 12 13, 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट है। यानी
ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहा है। मैं आपको कहूं कि बताओ यार ये साइड 13 है, ये साइड 12 है, ये साइड बताइए कितनी, तो ढक्कन की तरह 5 नहीं बोलना है। ये 5 तो तब बोलते जब ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा को रिप्रेजेंट कर रही होती, हाँ है ना। यानी अगर ये 13 यहां लिखा गया होता तो दिमाग दौड़ाना था कि यार ये 13 ये 12 तो ये फिर 5 ही होगी और कुछ नहीं होगी, हाँ है ना। हवाबाजी में नहीं, आइए आगे। इसके मल्टीपल भी सेट होंगे भाई मेरे, इसका मल्टीपल करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10, 24, 26। तो आप कहें जी क्या सारे मल्टीपल याद करने होंगे? बिल्कुल भी नहीं करने भाई, लेकिन रेशियो याद करना होगा, है ना। मतलब जितने भी मल्टीपल होंगे उनका रेशियो तो 5, 12, 13 आना चाहिए, और रेशियो 5, 12, 13 आ गया तो बात समझ में आ गई कि हाँ यार ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा। समझ गए ना। इसका मैं 4 गुना करूं तो 20, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, 5 गुना करूं तो 25, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, ये सारे ट्रिपलेट बना देंगे, है ना। ऐसे ही मैं 7, 24, 25 का लूं इसका मल्टीपल बनाऊं, या 9, 40, 41 लूं इसका मल्टीपल बनाऊं, या 11, 60, 61 का बनाऊं, या 13, 84, 85 का बनाऊं, 15, 112, 113 का बनाऊं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट है। मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता देता हूं याद रखने का। अगर कोई आपसे दुनिया में ये कहे कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, तो बताइए दोनों साइडें क्या होंगी? ये दोनों साइडें बताइए क्या होंगी? तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मैं अगर इसको 1 ले लूंगा तो 9 और 1 10, ये √10 आ जाएगा। 2 ले लूंगा तो 9 और 4 13, √13 आ जाएगा, हाँ है ना। यानी कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड दे दी, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड दे दी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बाकी दोनों साइडें निकल जाएंगी। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत सारी बनती है, क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत सारी बनती हैं। एक नहीं बनेंगी, बहुत सारे ट्रायंगलें बन सकती हैं ऐसे जिसकी एक साइड की लेंथ 3 हो। लेकिन अगर पेपर में ऐसा आ जाए कि यार कुछ ऐसी संभावनाएं निकाल के बता दो जिसमें ये जो साइड है, ये ट्रायंगल की जो साइड है, ये सबसे छोटी साइड है, ऐसा कह दे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, यानी सबसे छोटी भुजा है, और ये जो नंबर है ये ओड नंबर है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। आज से ऐसे कह दे कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है और ये ओड नंबर है, यानी विषम नंबर है, और ये दोनों जो भुजाएं हैं ना ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो क्या होता है? पूर्णांक कहते हैं इंटीजर को, इंटीजर यानी पॉइंटों में नहीं है, रूट में नहीं है, सीधा सीधा उत्तर देखिए। तो बताइए क्या होंगे? तो आप कहेंगे जी 3, 4, 5 तो याद है, आ रहा है। मान लो 3 की जगह मैं यहां पे 19 लिख दूं। अब बताओ जी दोनों भुजाएं क्या होंगी? तो आप कहेंगे सोची नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें तो एक का भी नहीं पता। तो एक छोटा सा तरीका है क्या, कि अगर ये कोई भी एक साइड जो सबसे छोटी साइड हो, अगर उसकी लेंथ आपको दे रखी हो और वो नंबर एक ओड नंबर हो, तो बाकी दोनों साइडें, ये वाली साइड a² - 1/2 हो सकती है, और ये साइड a² + 1/2 भी हो सकती, होगी नहीं, हो सकती है, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर ये साइड की लेंथ 3 है ना, ये साइड की लेंथ 3 है पक्का। अब कहे ये दोनों क्या हो सकती? हो सकती है 3 है तो ये 4 भी हो सकती ना, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी ले सकता हूं मैं से। ये 5 हो जाएगी, ये भी निकाल देंगे इसी हिसाब से। 25 और 9 34, √34 आंसर आ गया, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो बहुत सारों में क्या क्या आ सकते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ 19 है, तो 19 का वर्ग 361, 361 में से 1 गया भाई, कितना बचा? तो आप कहेंगे 360, 360 का आधा 360 का आधा 180, तो ये साइड की लेंथ होगी 180 और ये हो जाएगा 181। यानी हम कह देंगे कि इस ट्रायंगल की 3 साइडें 19, 180 और 181 हो सकती है। ये संभावना है, होगी ये जरूरी नहीं, संभावना है। मैंने बताया अगर ये लेंथ 19 है तो ये आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं इस लेंथ को, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं? अब आ गया जी। ऐसे ही अगर मान लीजिए सबसे छोटी साइड में 3 कह दूं, फिर कैसे निकालोगे? तो दूसरी साइड यानी सबसे छोटी साइड A है, मान लीजिए A सबसे स्मॉलेस्ट साइड है,
और ए जो है वो ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो एक साइड ए ली जा सकती है तो दूसरी साइड ए स्क्वायर माइनस 1/2 ली जा सकती है और एक साइड ए स्क्वायर प्लस 1/2 ली जा सकती है। ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मेरी बात समझ रहे? ऐसी भी रखी जा सकती है वैल्यू। तो जैसे मान लो ए की जगह 3 रख दें तो 3 का और 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा 4, तो ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, है ना। मैं कह दूं 3 की जगह ए की जगह 5 रख दें, तो यहाँ 5 है तो 5 का और 25 में से 1 गया 24 का आधा 12, तो यहाँ क्या आएगा 13, है ना। मैं यहाँ 7 रख दूं तो 7 का 49 में 48 का आधा 24 और ये आएगा 25। ऐसे मैं यहाँ 9 रख दूं तो 9 का वर्ग 81 में 1 गया 80 का आधा 40, 41। क्लियर है। मैं यहाँ 11 लिख दूं तो 11 का लिखोगे 121 में 120 का आधा 60, 61। आप एक चीज और भी देख रहे होंगे इसमें, क्या कि यार इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वो एक एक का आ रहा है, 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 एक एक का आ रहा है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि पेपर में ऐसे सवाल बना के दे देता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है 11 और बाकी दोनों साइडों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो बताइए बाकी दोनों साइडें क्या क्या हो सकती हैं, आपके दिमाग के हिसाब से क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रख सकते हैं कि यार छोटी साइड ए है और ये ओड नंबर है, तो राइट एंगल बनाने के लिए ये दो साइडों के पेयर भी बन सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन ये भी बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? आए ना भाइयों, समझ रहे हैं मेरी बात? पक्का। आइए आगे। तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है याद रखने में। एक मैंने बताया उसी पे जो भी फार्मूला लिखा है उस पे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 84 85 15 112 113, है ना। आप ये वाले ट्रिपलेट देखिए, इनमें एक बार चेक कर लेना कोई सी कैलकुलेशन गलत ना लिखियो। 8 15 17 ये भी एक ट्रिपलेट है, 12 35 37 भी एक ट्रिपलेट है, 16 63 65 भी एक ट्रिपलेट। आप ये मत कहना जी इसमें क्यों नहीं लगा वो सूत्र, इसलिए क्योंकि 16 जो है छोटी बुझाता है लेकिन ओड नंबर नहीं है ना। वो वाला फंडा केवल ओड नंबर में ही अप्लाई हो रहा होता है। पक्का। 9 40 हो गया, 20 21 29 हो गया। एक बच्चा कह रहा है इवन में क्यों नहीं हो रहा? भाई मेरे इस बात को समझ, 3 4 5 ओड है, मतलब 3 तो ओड आ गया तो ओड पे अप्लाई हो गया। अब मैंने कहा कि कोई भी ट्रिपलेट होगा तो ये बेसिक रेशियो होगा। अब मैं इसे 2 से गुना कर दूंगा तो 6 8 10, है ना। तो ये भी तो ट्रिपलेट बना रहा है। मैं इसे 2 से गुना कर रहा हूं तो यार पूरे में से 2 काट दूंगा तो ये वापसी आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है। तो ऐसे ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद रखने हैं। याद कैसे रखे जाएं उसका तरीका बताया, एक तो सूत्र बताया, उससे हल्का हल्का सा रिवाइज कर लो, दूसरा कॉपी में लिख लो रोज 2-3 दिन, अपने आप याद हो जाएगा। अब आ गया ये चलिए बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए मेरे बच्चे, भाई मैं नहीं समझ पा रहा ये कौन सा सवाल है या मेरे से सेट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं एक काम करके देखता हूं कि ट्रिपलेट है या नहीं, उसकी कैसे खोजबीन निकाली जाए। भाई मैं इनका रेशियो निकाल के देखता हूं। रेशियो निकाल के देख रहा हूं तो यार ये आ रहा है 3 दूनी 6 20 और ये 2 1 21, है ना। ये 20 है, ये 21 है, पक्का। अब मैं ये देख रहा हूं कि यार 20 21 कहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ट्रिपलेट में। तो आप कहेंगे कि हाँ सर हमने ट्रिपलेट में पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है? ये रहा 20 21 29, 20 21 29 हमने पढ़ा है सर ट्रिपलेट में, है ना। भाई 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, ये जोड़ोगे तो 841 और 29 का वर्ग होता है 841, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है 20 21 29, तब तो आप इस सवाल को तुरंत कर देंगे जी 20 21 29 ट्रिपलेट होता है ना। फिर आप देखोगे यार 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, ये 3 गुना, ये 3 गुना, तो ये 29 का 3 गुनी होगी ये साइड, तो 29 ये होता है भाई 87,
यानी ये साइड की लेंथ होगी 87, है ना। ये आप तभी बता पाए ना जब वो रेशियो आपको याद है। अगर याद नहीं होता तो शायद आप इतना आसानी से नहीं बता पाते। अगर याद नहीं होता फिर तो भैया सिस्टम दूसरा ही बदलना था। कौन सा बदलना था? 60 का वर्क करो प्लस में 63 का वर्क करो, फिर जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर रूट निकालो, जोड़ के जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो आप कहेंगे सर इतना आसान नहीं होता वो चीज, है ना। ट्रिपलेट है तो आप आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रायंगल आपके साथ बना दे यहीं पे इसी ट्रिपलेट के साथ, और वैल्यू ऐसे लिख दे कि सर ये साइड है 10, है ना, और ये साइड है 14.5। बताइए ये साइड की लेंथ क्या होगी? तो अगर आप इस डाटा के साथ लड़ाई करने चले गए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। 14.5 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप 10 और 14.5 का सिर्फ रेशियो निकाल ले मन मन में, अभी शुरुआत है तो आप लिख के कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं और अभी हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो उसमें बुराई क्या है, हम करके देखेंगे चीजों को, है ना। तो आप कहेंगे देखो सर रेशियो निकालेंगे तो पॉइंट हटाना पड़ेगा सर और बटे लिखना पड़ेगा 10, है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो भाई पूरा सोल्व करना ही हमने। 5 दूनी 10, 5 नहीं 45 और 5 दूनी 10। तो सर 2 को इधर गुना कर दो या 2 को दोनों तरफ कर दो तो 20:29 आएगा। 20:29 देखते तुरंत दिमाग की घंटी बजी कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ हमने ट्रिपलेट में पढ़ा हुआ, 2 डिजिट दिखाई दिए। क्या पढ़ा था? 20, 21, 29। तो इसका मतलब एक साइड 20 है, एक 29 है, तो एक साइड होगी 21, है ना। पक्का? अब एक साइड 20 होनी चाहिए, पक्का, लेकिन उसकी जगह दे रखा है 10। एक 29 होनी चाहिए, उसकी जगह दे रखा है 14.5। यानी कर क्या रखा है? इसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया। तो इस वैल्यू का भी फिर क्या करोगे? आधा करोगे। 21 का आधा हो जाएगा 10.5। तो आसानी से उत्तर पहुंच जाएगा, निकल जाएगा। अभी टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे अपने आप चीजें आप समझ में आ जाएंगी, है ना। आइए जी इस वाले में बताइए। आइए जी भाई, अगर मुझे कुछ नहीं आता तब तो गाय हमारी माता। तो इसको ऐसे करेंगे 8.5 का वर्ग माइनस 7.5 का वर्ग, है ना बेटा। लेकिन अगर हमें याद हो ट्रिपलेट, थोड़ा बहुत अंदाजा हो, तो हम एक बार कोशिश करेंगे रेशियो निकालने की। और अभी शुरुआत में हम लिख के कर ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे सीख जाएंगे तो अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। तो देख रहे हैं यार, इसे काट पीट में चाह रहे हैं तो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 15 सर, और ये आ जाएगा 17। 15, 17 सर, 15, 17 तो हमने कहीं पढ़ा है। कहां पढ़ा था? 8, 15, 17 में। चेक कर लो भाई, कहां पढ़ा था? 8, 15, 17 यार। 15, 17 पढ़ा हुआ यानी छोटी भुजा 8 होनी है ना, यानी अगली भुजा 8 होगी। अब आपने देखा कि यार हो क्या रहा है, 17 का भी आधा, 15 का भी आधा, तो 8 का आधा होगा यानी 4। ये साइड की लेंथ आएगी 4। जितनी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, जितनी चीजें याद करते चले जाएंगे, ये चीजें मात्र 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप उड़ा देंगे। क्यों? जैसे जैसे रेशियो दिखाई देगा आप तुरंत समझ जाएंगे है क्या, ना कैलकुलेट करना ना कुछ और। इसलिए मैंने उस पर वजन डाला था कि उसको पढ़ लेंगे हम लोग। बताइए जी। देखिए यार, ये वही चीज होगी जो मैंने अभी लिखवाई थी आपको कि अगर ये साइड ए है और ये ओड नंबर है, सबसे छोटी भुजा है, ओड नंबर है, तो इसके ये साइड ए स्क्वायर प्लस 1/2 हो सकती है, ये साइड ए स्क्वायर माइनस 1/2 हो सकती है। ये मैंने आपको सिखाया है ना, बाकी इसकी जरूरत नहीं लिखने की। ऐसे मैंने आपसे सवाल बना लिया है कि विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी 3 भुजाएं हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा 3 भुजाओं का है जो एक समकोण त्रिभुज बनाता है। कौन सा एक है? हो सकता है सारे बना रहे हो, आपको कौन सा नजर आ रहा है आप वो बता दीजिए। देखो यार, है ना, अगर अपने को फंडे याद हैं तो हम ये देखेंगे कि यार देखो, मतलब छांटना ही है कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये तो 8, 15, 17 होता है, ये तो है नहीं।
8 15 17 होता, ये भी नहीं है। अगर 15 18 21 का आप रेशियो निकालने गए तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 5 6 7 तो कोई ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है, तो बचा ये नहीं। तो हमें ट्रिपलेट याद ही होगा कि हाँ भाई हमने पढ़ा था 15 112 113, कहाँ पढ़ा था जी, ये रहा सबसे आखिरी में पढ़ रखा जी, 15 112 113 ट्रिपलेट होता है, हाँ ना। अगर नहीं भी पढ़ा होता तो मैं ये देखता कि यार 15 सबसे छोटी भुजा है, हाँ ना, क्योंकि जो हमें वैल्यू दे रखी थी, मेरे बेटा समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि यहाँ जो वैल्यू दे रखी है भाई, ये तीनों तो रिजेक्ट हो लिए थे, वैसे भी आंसर मेरा वो था, लेकिन मुझे फिर भी सोचना हो तो 15 112 और 113 में सबसे छोटी भुजा 15 है, तो बाकी दो साइड होंगी 15 का, और 225 में एक गया, 224 का आधा 112, और अगली होगी एक जोड़ के 226 का आधा 113, यानी ट्रिपलेट होगा 15 112 113। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है जी यहां तक? नहीं, बढ़ा जाए आगे भाई। पक्का? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेरिएबल में भी आपको याद रखनी होंगी, वो भी मैं लिखवा देता हूं, आप समझ जाएंगे, याद रख लेंगे। देखिए, एक एल्जेब्रिक और है जो मतलब अक्सर काम आना है आपके, आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी चीज है। इस पे भी बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर ये साइड ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, ये साइड 2ab है, और ये साइड ए स्क्र प्लस बी स्क्र, देखना भाई क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा। आप कहेंगे जी बनाने लग रहा है, कैसे बनाने लग रहा है? आप कह देंगे देखो सर, ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक साइड है, दूसरी साइड 2ab है, तीसरी साइड है सर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल का सीन तो ये है कि भैया इसका ये सबसे बड़ी दिख रही है, ये छोटी हैं दोनों, तो इनके वर्गों का योग तीसरी के बराबर होने चाहिए। तो इसका वर्ग करोगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्र बी स्क्र, इसका करोगे तो 4 ए स्क्र बी स्क्र, है ना। इसमें से घटाएंगे तो आप देखेंगे ये आया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस में 2 ए स्क्र बी स्क्र। यहां करोगे इसका वर्ग तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए स्क्र बी स्क्र, है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये एक ट्रिपलेट है अलजेब्रिक, और इस पे भी अनगिनत सवाल पूछे जाते हैं ना, जो आपको याद रख लेने चाहिए। कैसे? ये मिटा देता हूं क्योंकि आप ये बात तो समझ ही गए। बहुत बार सवाल पूछे गए, बहुत बार, और अनगिनत बार पूछे जाते हैं, अलग अलग वेरिएबल डाल के पूछे जाते हैं। देखिए इसको याद रखिए, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सॉरी 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इसका समाधान या तरीका यह है कि आपको ऐसे कह देगा, b को 1 रख देगा, अगर b को 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस 1, b को 1 रख देंगे तो 2a, और b को 1 रख देंगे तो ए स्क्र प्लस 1, कुछ भी रखवा लेगा, है ना। एम एन रख देगा ए बी की जगह, ए की जगह 5 रख देगा तो 5 रख देगा तो 25 माइनस बी स्क्र, यह आ जाएगा 10b, और यह आ जाएगा 25 प्लस बी स्क्र। मेरी बात समझ गए ना? यानी आप इसे भी एक बेसिक चीज मान सकते हैं, और इसके अंदर भी वैल्यू रख रख के बहुत सारे ट्रिपलेट बनाता है और एग्जाम में लगातार पूछता रहता है ना। ए की पावर 4 होगा, हो सकता है मैंने गलती कर दी हो लिखते हो, बाकी आप समझ तो गए ना, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के इस तरीके से मेरे भाई सारे ट्रिपलेट का यूज होना है ना। अब आगे आते हैं, बाकी इन पे पकड़ जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे बनती चली जाएगी, ठीक है भाई। जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखते चले जाएंगे। आइए यार, करिए सवाल को। आज सिर्फ और सिर्फ साइन कोस थीटा क्या क्या है इन्हीं पे चर्चा करेंगे। बेटा इवन नंबर वाला बता तो दिया मैंने, मल्टीपल है।
आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई साइन 50 डिग्री की जो वैल्यू है वो है जी 5/13। और हम इस बात को समझते हैं कि साइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण को रिप्रेजेंट करता है साइन। अगर बात मेरे भाई ये है तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। पत्ती धीरे धीरे समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये पेपर के सवाल है ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ खटाखट कर गए तो उससे कोई हासिल नहीं होने वाला। यहाँ कोशिश ये है कि सबको एक बार साथ लेके आगे बढ़ लिया जाए, जिसको कुछ नहीं आता वो भी धुरंधर बने। तो देखो यार, 50 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हुआ 5, इसके साथ वाला हुआ हाइपोटेन्यूज ये 13। बेस निकाल लेंगे कैसे? अब याद आ गया, 5 13 सुना हुआ है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया। हम अब इस बात को भी जानते हैं कि यार ये 50 है तो ये कोण कितना होगा? 40 डिग्री, है ना। अब देखिए कोस 40 है तो कोस 40 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो 40 डिग्री के लिए बेस क्या बना भाई? उसके साथ वाला 5 और हाइपोटेन्यूज हुआ 13, तो 5/13, है ना। साइन 50 क्या हुआ जी? दे रखा है 5/13, तो उत्तर आ जाएगा जी, जोड़ेंगे तो 10/13, ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। 10/13। अरे बोलो, बढ़ो भाई आगे, आए ना। कोई और फार्मूला मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों पे पकड़ बनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। वक्त है तो पढ़िए। कोस 40 है, साइन 50 है भाई, तो साइन 50 तो दे ही रखा था 5/13। कोस 40 की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 40 के लिए बेस 7 वाला हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 सबके लिए रहना, है ना। आइए जी आगे बताइए भाई, और कुछ भी मत लगाइए, कोई समझदारी लगाने की जरूरत नहीं, कति बेसिक बेसिक पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, साइन 17 डिग्री की वैल्यू है x/y, और हम कति बेसिक से पढ़ेंगे। 17 डिग्री की वैल्यू भाई x/y, तो साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी मेरे बच्चों, मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लूं, अगर एक समकोण त्रिभुज बना लूं और इस कोण को 17 डिग्री मान लूं, तो इसके सामने वाला हुआ मेरा परपेंडिकुलर यानी x, हाइपोटेन्यूज हुआ मेरा y, तो ये वाली भुजा निकाल दूंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आएगी जी y² माइनस x²। आया ना, आसान है भाई, मेरी बात समझ पाए। अब आप जानते हैं कि यार ये 90 है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 है, ये 17 है, तो ये कितना बना? तो आप कहोगे जी 73 डिग्री बना। तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है, ये आप ज्योमेट्री में पढ़ लेना, जब पैरेलल लाइन पढ़ोगे तो वहां सीख लो। आइए जी आगे, अब कह रहा है सीकेंट, तो सीकेंट होता है जी क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उल्टा होता है कोस का, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो भाई सभी के लिए वाई रहेगा, और 17 डिग्री के लिए बेस होना ये नीचे वाला y² माइनस x²। साइन 73, साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 73 के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ जी? यही चीज हुई, y² माइनस x अपॉन में हाइपोटेन्यूज y। एलसीएम लेंगे जी y, रूट में y² माइनस x², तो यह आएगा भाई y²।
और इसको इससे भाग दिया, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आए ना। अब आप एक बात समझो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बटे में वाई इंटू में रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आए ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? ये किसी पेपर के सवाल नहीं है, ना ये लेवल आज के टाइम में है, ना ऐसे सवाल कभी आने, है ना। तो अभी तो कितनी बच्चों वाली बातें चल रही है, तो बस उस बच्चों वाली बातों पे ही रहना और उसी तरीके से, वरना आप इसे कर दूसरे तरीके से भी सकते हैं, 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा के जल्दी से हो जाएगा। लेकिन ये जब पेपर का सवाल ही नहीं है और अभी हमें वो चीज सीखनी ही नहीं है, अभी सिर्फ हमें देखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि हाइपोटेन्यूस होता है, क्या क्या किस किस में होता है। ठीक है जी, वही समझना है। आइए दोस्त आगे, ये थोड़ा साफ सुथरा नहीं लिखा, मैं यहां लिख देता हूं, कोट 37 डिग्री बराबर होगा जी एम स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2m। करिए, कोई पेपर के सवाल नहीं है। हाँ भाई, विजिल बदल सकते हैं 17 और 73 की जगह भी एक दूसरे पे, लेकिन मैंने अभी वो चीज सिखाई नहीं है बदलना, सिखाऊंगा जब आएगी वक्त उसका। एक बच्चा कह रहा है 17 डिग्री उसी का क्यों मान रहे हैं? भाई ये जो चीजें है ना, ये तो इस एंगल के हिसाब से है ना, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिसाइड होगा ना, है ना। अजय भाई कह रहा ज्यादा नहीं धस पा रहा है, धीरे ही तो पढ़ रहे हैं यार, और धसाना नहीं है, सिर्फ देखना है। बढ़िया भाई, आई देखिए यार, यहां जरूरत होगी आपकी समझ की। कोट क्या होता है दोस्त? तो आप कहेंगे सर कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ जी सर। अब एक बात समझिए, कहानी ये है कि अगर आप इसे ट्रायंगल में लिखोगे बनाओगे तो समय लगेगा, ये बड़े बड़े सवालों में हमें इनका यूज करना है। अभी तो हम ट्रिपलेट की प्रैक्टिस करा रहा हूं, धीरे धीरे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज इनके संबंध दिखाने समझाना शुरू कर रहा हूं। तो देखो यार, 37 डिग्री लेना पड़ेगा, तो 37 के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है जी 2m, साथ वाला होगा बेस एम स्क्वायर माइनस 1। अब भैया एक जगह मैंने यही बात सिखाई आपको, हाँ ये रहा। देखिए यार, यहां क्या किया उसने, ए की जगह एम रख दिया और बी की जगह 1, बी की जगह 1 तो एम स्क्वायर माइनस 1, ये ए की जगह एम और बी की जगह 1 तो ये 2m, ए की जगह एम और ये 1 तो एम स्क्वायर प्लस 1। बस आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आगे समझिए, तो हम उसी ट्रिपलेट को यूज करेंगे कहीं ना कहीं और वहीं से सवाल निकालेंगे। क्या कि भैया अगर ये 2m है, ये एम स्क्वायर माइनस एम, या तो पाइथागोरस थ्योरम या फिर अपने को याद है तो ट्रिपलेट लगा लेंगे जी, एम स्क्वायर प्लस 1 साइड हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो ये कौन निकाल देते हैं, कितना आएगा? तीनों का योग 180, ये 90, तो ये 37 और 5 3 8 53 डिग्री, है ना। अब एक बात बताओ यार, ये 53 है तो भैया साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सभी के लिए एम स्क्वायर प्लस 1 ही रहना भाई, लेकिन 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया 2m, कोस होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 53 डिग्री के लिए बेस तो साथ वाला ही हुआ और हाइपोटेन्यूज सभी में ही है, ये तो आसान सवाल हो गया। 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 जोड़ोगे तो ये उत्तर आ जाएगा 4m अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1। ये उत्तर आ रहा है ना भाई मेरे, 4m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है जी दोस्त? क्या आप मेरी बात समझ पाए? पेपर में कोई इनका रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिपलेट वाली बातें समझाने में लगा रहे हैं।
राजेंद्र सिंह कहता है पढ़ाई ना कर कर अध्यात्म की ओर जाना चाहता हूँ, जन्म जन्मांतरण के चक्कर से छुटकारा चाहता हूँ। राजेंद्र भाई ये तेरी उम्र नहीं है ये काम करने की, है ना। पहले कुछ सिद्ध तो कर, अभी से ही तू इस चक्कर से छूटना चाहता है, पहले कुछ पा, है ना। वरना समाज हमेशा तुझे ये कहेगा कि कुछ कर नहीं पाया इसलिए बाबा बन गया। हमारे यहाँ तो गांव देहात में बोला भी यही जाता है, कुछ ना हो तो बोला बाबा बन जाओ। तो बेटा ऐसा मत सोच, पहले कुछ कर, एक दो नौकरी में सिलेक्शन लेके दिखा, उसके बाद फिर बाबा बनेगा ना, फिर लोग तेरी इज्जत करेंगे कि यार हाँ सब कुछ पाया और फिर लड़के ने छोड़ दिया इस चक्कर को और अब वो अध्यात्म की तरफ चला गया। अब तुझे आता वो नहीं है कुछ भी, समझ गया बात को मेरी को, है। और तू जाना चाह रहा अध्यात्म में। तूने आजकल वो अंग्रेजों की वीडियो ज्यादा देख ली है जो भगवत गीता गाते रहते हैं अंग्रेजन, उसे तो अध्यात्म समझ बैठा बेटा, है। चलो आओ। और अध्यात्म कहने से नहीं आएगा भाई मेरे, एक वक्त के बाद आता है। सच मायने में तो अध्यात्म तब आएगा बेटा जब तेरे हाथ पैर चलेंगे ही नहीं, कुछ बस की नहीं होगा, बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, हैं, कोई समाज में ना समय देने वाला होगा ना कुछ और होगा, तभी तो भगवान की याद करेंगे। भगवान कृष्ण ने भी तो खुद ही ये कहा कि भैया मुझे याद मत करो, अपने कर्म को आगे बढ़ाओ। जितना शिद्दत से तुम अपने कर्म में लगोगे उतना शिद्दत से ही मैं तुम्हें अपने आप याद आ जाऊंगा और मैं वो सारे फल दूंगा उस कर्म को अगर तुम करोगे। तो जो आदमी सुबह से शाम तक भक्ति में लगा रहता है उससे ज्यादा फल मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम काम करोगे। जब तुम्हारे बस की कुछ करना नहीं होगा फिर तो तुम नाम ही मेरा ले सकते हो और कर क्या सकते हो। तो अध्यात्म का मतलब ही यही है मेरे भाई कि अपना काम कर, आजा। इस उम्र में अध्यात्म जा रहा लौंडा, कहता भाई एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी राइट एंगल है। अब सवाल में कह रहा है कि ए बी की लेंथ है जी 2√6, 2√6, ए सी माइनस बी सी 2 है, ए सी माइनस बी सी 2 है, ए सी माइनस बी सी 2 है। इस बात का मतलब क्या होना, इस बात का मतलब बना कि ए सी की लेंथ बी सी से 2 बड़ी। भाई ए सी में से बी सी घटा दोगे 2 आ जाएगा, है ना। ये तो मतलब बना दोस्त, मतलब बी सी की लेंथ अगर x लोगे तो ये x+2 लेनी होगी, यही तो अर्थ हुआ। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं कि यार आप x की लेंथ निकाल के बता दें कैसे निकलेगी, है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि भाई इस साइड का वर्ग यानी 2√6 का वर्ग, x का वर्ग बराबर x+2 का वर्ग। तो भाई करेंगे 2 का वर्ग 4 6 24 आएगा, पता है ना वर्ग करने का, पहले 2 का करो फिर √6 का करो। तो 2 का वर्ग 4, √6 का 6, 4 6 24 जमा x², ये हुआ x² + 4 + 4x, है ना। तो भाई x² से x² कटा, तो 4 इधर आएगा माइनस का, तो 4x बराबर 20, x की वैल्यू 5। इसका मतलब मेरे भाई ये लेंथ ले ले 5, x की वैल्यू 5, तो 5 और 2 7। सबसे पहले अपने को इस बात को समझना है। बिल्कुल बात आ रही समझ में। अभिषेक कुमार कह रहा आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाकर CHSL की कट ऑफ 160 पहुंचा दी। मेरे भाई पता है वक्त की नजाकत को समझो तुम, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत में आओगे। देखो यार ये तो तुम जान रहे हो कि धीरे धीरे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो डाउन आ रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज डाउन आती चली जा रही है, भर्तियां धीरे धीरे घट रही हैं और वो घटेंगी, है ना। हम कितना आंदोलन कर लें, कितना कुछ भी कर लें, वो भर्तियां घटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे तब तक बात भी नहीं बनेगी। लेकिन भर्तियां लगातार आएंगी, इसमें दो राय नहीं है। SSC दुनिया भर की वैकेंसी निकालता है, तो नंबर ऑफ पर्सन धीरे धीरे घट रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वैकेंसी, है ना। और जनसंख्या उसी स्तर पे बहुत बड़े लेवल पे फैल रही है, और जो ग्रेजुएट हैं या जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनकी संख्या बहुत तेज गति से आ रही है। तो मेरे भाई अब होगा क्या,
आप ये तो समझिए मत कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाए जिस रेशियो में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बल्कि उतनी भी रुक जाए वो भी बहुत है ना। तो ऐसा सोचना तो गलत है। तो आप खुद देखिए कि अगर सप्लाई थोड़ी सी है और डिमांड इतनी सारी है तो होगा क्या भाई, प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगी, है ना। और आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास ये 4-5-6 साल हैं, जो मेहनत कर लेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएंगी और आने वाला जीवन उनका बड़ा सुखद बीतेगा। अगर आप इस 5-6 साल में मेहनत नहीं कर पाए, है ना, या इस 3-4 साल के इस ड्यूरेशन में अगर आप नौकरी नहीं लग पाए, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है ना, जिसमें मैं भी शामिल हूंगा, आप भी शामिल होंगे, बहुत सारे लोग शामिल होंगे उस बेरोजगारी में। आप अच्छे से जानते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, मैन पावर घटती चली जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने अभी एक उद्घाटन किया कि ड्राइवर लेस गाड़ी का, मतलब बिना ड्राइवर के वो गाड़ी चलेगी, हाँ है ना। और ऐसे अनेकों अनेक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अभी टेस्ला एक जो कार कंपनी जो अभी नंबर 1 पे चली गई, एलन मस्क उसका शायद नाम है ओनर का, अभी उनका ट्रायल पूरा हो गया है। क्या कि हम हवा में उड़ने वाली गाड़ियां तैयार है हमारी तरफ से, सरकार जिस दिन परमिशन दे देगी उस दिन उड़ा देंगे। उड़ा देंगे मतलब तुम अपने घर पे बैठो, हमारे घर में गाड़ी लगी है, अपनी गाड़ी तुमने खरीदी, उसमें बैठो बिना ड्राइवर के, जो तुम फीड करो कि मुझे यहाँ जीपीएस लोकेशन पे जाना है, वो गाड़ी तुम्हारे घर से निकलेगी, मतलब लेंटर पाड़ के नहीं, रोड से बाहर जाओगे, फिर निकलेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाके अपने आप सेफ एनवायरनमेंट देख के आपको जगह पे पहुंचा देगी, है ना। आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने शायद, मुझे डाटा पता नहीं 8,000 के कितना अभी उसका ड्रोन का ऑर्डर दिया है ना। साइंस टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, युद्ध भी वो रोबोट लड़ने वाले, है ना, तो मैन पावर लगभग हर जगह घटती चली जा रही है। आप इस कोचिंग लाइन में ही देख लीजिए कि आपको सस्ती फीस में, है ना, सस्ती फीस में कोचिंग मिल जा रही है। और इस कोचिंग के लिए उतनी मैन पावर हमको नहीं लगानी पड़ती जितनी मैन पावर हमें ऑफलाइन में लगानी पड़ती है। ऐसे आप फिल्म की शूटिंग लगा लीजिए, एक कमरे में ही फिल्म शूट हो जाती है सारी की सारी, क्योंकि सारे में ग्रीन पर्दा होता है और एनिमेशन के थ्रू सब कुछ सेट कर देते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी मैन पावर की जरूरत कम होगी, लेकिन आदमी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होने लग रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया जनसंख्या तो बढ़ेगी, आने वाले 10 साल और बढ़ेगी, है ना, लेकिन वैकेंसी की गति बढ़नी चाहिए, बढ़ाएंगे भी, ऐसा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। लेकिन जो आ रही है हमें सच्चाई में उन्हीं को देखना चाहिए। तो उसके लिए तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर आप सोचे कि खाली बैठ के या 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ के और 5 घंटे यूज करके और फिर हम जीवन बदल लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटे को बिल्कुल संतुलित जीना होगा। आपको 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे सोने का ही समय निकालिए, बाकी समय में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आपको रूटीन पे चीजों को लाना होगा। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं आपके लिए कि अगर आप मेहनत करेंगे ना तो कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। आपको चीजें कम समझ आ रही हैं, कम मेहनत हो पा रही है, आप प्रयास 100% रखिए, है ना। अगर आपके एफर्ट 100% है ना तो आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आपका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, है ना। और अगर आपके एफर्ट में कमी है तो भैया फिर दिक्कत मुझे भी महसूस होगी, एक वक्त के बाद आपको भी बेरोजगारी की दिक्कत महसूस होगी। इसलिए मेहनत करो, कट ऑफ पे मत ध्यान दो, है ना। और इस बात पे भी मत सोचो कि कम वैकेंसी है या कोई कह रहा है कम है ज्यादा, उस पे मत सोचो। तुम्हें जितनी चाहिए उतनी है ना, तो तुम्हें बस मेहनत करनी है, ठीक है। लड़का कह रहा है मुझे ओशो सुनने की लत लग गई। बेटा तू ओशो को ज्यादा मत सुन, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। ओशो को सुनने की उम्र हमारी है, तेरी नहीं। हाँ आजी, कई बार क्या होता है कि आदमी जब कुछ बस की नहीं होता ना तो दूसरे रास्ते भी चुनने शुरू कर देता है। आपके तो बहुत कुछ बस की है यार, आप दूसरे रास्ते क्यों चुन रहे हैं। आइए, तो हमने साइडों की लेंथ निकाल ली 5, 7, 2 रूट 6। अब इसी वाले एंगल का नाम तेरी, तो इस वाले एंगल का नाम सी रखा हुआ भाई, इस वाले एंगल का नाम ए रखा हुआ है ना। तो सवाल में कह रहा है सीकेंट ए, तो सीकेंट होता है जी हाइपोटेनियस अपॉन बेस और tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन सब कुछ यहां ए के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनियस है 7। हाइपोटेनियस 7, परपेंडिकुलर है 5,
और बेस क्या हुआ, ए के रेस्पेक्ट में 2√6। भैया दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 5 12, 12/2√6 आए ना, 2×6 = 12, तो 6/√6। इससे इसको काटेंगे तो यह वैल्यू आएगी √6। तो हमारा आंसर आएगा जी √6। क्या ये सही आंसर है या गलत? बताओ बेटा, क्या ये आंसर सही है या गलत? जल्दी से बोलो भाई, अरे बताओ खसमो, कुछ तो बताओ। यू आर फ्रॉम जयपुर, ओके। चेतन कह रहा अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ भाई, ऐसा सोच ले तो टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ते रहो। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना तुम्हें दुख होगा। नेगेटिव मत सोचो, तुम्हें तो एक वैकेंसी चाहिए यार। आओ भाई आगे बढ़े। चलिए बताइए, ये सवाल है, मैं पूरा लिख देता हूं। साइन थीटा दे रखा है a² - b² अपॉन a² + b²। सवाल में आपसे पूछ रहा है कोस थीटा बताइए क्या होगा, ये प्रश्न। बड़े जी आइए, देखिए ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है ना। ट्रिपलेट याद है, a² + b², a² - b² तो एक होगा 2ab साइड, ये हो रहा होगा हमारा बेस, है ना। लिख के बनाना चाहे तो बना ले। और हमसे पूछा कोस, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया 2ab और हाइपोटेन्यूस है भाई a² + b²। आए ना। चलिए आगे बताइए। ये है भैया AC की वैल्यू 2√5, 2√5 तो अब बताइए जी, सवाल को करिए। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B राइट एंगल है भैया, ABC। ठीक है बॉस। सवाल में कह रहा है जी AC की वैल्यू है 2√5 और साथ में कहने लग रहा है कि AB BC से 2 बड़ा है, AB - BC 2 है, AB - BC 2 है, यानी ये x है तो ये x + 2 होगा, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो भैया सोल्व करोगे तो x² प्लस में x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2√5 का वर्ग। अब हम अच्छे से जानते हैं कि यार 2√5 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 5 20 आएगा, है ना। या तो आप इसे सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, देवघात समीकरण बना के सोल्व कर लो। आसान तरीका क्या है कि भाई दो नंबर ऐसा एज्यूम करो जिनके स्क्वायर का सम 20 है और उनमें डिफरेंस 2 हो। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो 1 का वर्ग 1, 1 और 2 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 तो बात नहीं बनी, 20 है ये तो, आए ना। अब आगे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20 सेट हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 2 लेने पे सेट हो रहा है। आप कहने हैं जी हमें तो सोल्व करना है, तो सोल्व करो भाई। यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, आप x की वैल्यू निकाल लो। हाँ है ना, ये पेपर के सवाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको सीखने के लिए। तो ये वैल्यू आ गई 2, तो ये 2 और 2 4, है ना। बाकी चीजों को हटा देते हैं। अब आइए जी आगे। अब मेरे भाई ये वाला एंगल है ए, कह रहा है जी कोस स्क्वायर है बताइए। तो कोस होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों ही जगह हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस 2√5 है भैया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब ए के लिए बेस क्या हुआ जी 4, और ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ सामने वाला 2, आया ना। अच्छा स्क्वायर भी है, सॉरी, अब पूरे पे स्क्वायर। तो देखिए यार 2 आया, 2/√5 का और 4/5 आया, 1/√5 का और 1/5 आया, घटाओगे तो 4 में 1 गया, 3/5, ये मेरा आंसर।
3/5 मेरा आंसर आ गया, है ना। किसी भाई को कोई यहां तक दिक्कत है? बढ़े आगे। आइए, कुछ यार छोटी छोटी बातें थी जो आपने अलजेब्रा में पढ़ी होंगी। अलजेब्रा में ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे कि अगर √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a और ये इन्फिनिटी टर्म्स तक हो तो इसका उत्तर क्या आएगा। तो अनंत पदों तक हो, ये आपने अलजेब्रा में नंबर सिस्टम सिम्प्लिफिकेशन जब पढ़ाया होगा तब आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी समझ लीजिए कि इसका उत्तर रहता है क्या, डायरेक्ट ए। इसका आंसर सिर्फ ए रह जाना है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 6 √6 और ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स लिखा तो इसका उत्तर क्या होगा, तो 6 ही होगा। कैसे आता है आप वहां सीख लेना। अब इस पे सवाल आपसे ऐसे कह देगा कि बताइए 10a इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इन्फिनिटी टर्म्स है। तो आपसे कहेगा कि जी बताइए सीकेंट ए क्या होगा। तो आपको समझना होगा कि यार इसकी वैल्यू क्या रहनी है, 5 ही रहनी है। तो 10a जो है वो 5 हो गया, 5 बटे कुछ नहीं तो 1 है, और 10 होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 5 है, बेस 1 है, ये एंगल ए है। तो ये वैल्यू निकाल देंगे भाई, निकल जाएगा जी 5 का और 25, 1 का और 1, 25 और 1 26। तो ये वैल्यू आई √26। अब सीकेंट क्या होता है जी, तो आप कहेंगे सर सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हो गया √26 और बेस हो गया 1। तो आंसर आ गया आपका √26, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं छोड़ते हैं। धीरे धीरे कल आगे बढ़ेंगे और इसी पे आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे और धीरे धीरे कति आगे बढ़ेंगे और हर बच्चे को समझाते चलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।